सुयोग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी विषय के एक टॉपिक वर्णमाला की शुरुआत करेंगे, क्योंकि किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसके वर्णों का ज्ञान होना आवश्यक होता है। जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा का जो भाषा शब्द है वह संस्कृत भाषा के भाष शब्द से बना है। अभी संस्कृत के भाष शब्द से क्यों बना है? क्योंकि हिंदी भाषा की जो जननी है वो कौन है? संस्कृत है। इस तरीके से हिंदी भाषा का जो व्याकरण लिया गया है वह संस्कृत भाषा से लिया गया है। आगे चलते हैं। जब हम किसी वाक्य की रचना करते हैं तो किस तरीके से वर्णों का एक समूह बनाया जाता है और उससे शब्द बनता है और फिर अंतिम में वाक्य बनता है, तो उसका एक क्रम निश्चित है। जैसे कि सबसे पहले क्या होता है? वर्ण होता है। वर्ण को क्या कहा जाता है? ध्वनि। जब वर्ण बनता है उसके बाद क्या अगला निर्माण क्या होता है? अक्षर का। अक्षर के बाद बनता है पद। पद को और क्या कहा जाता है? शब्द। पद के बाद बनता है पदबंध। पदबंध के बाद बनता है उपवाक्य और उपवाक्य के बाद वाक्य की रचना होती है। इस तरीके से इसका एक निश्चित क्रम होता है। जैसे कि मैंने लिखा है एक म वर्ण लिखा है, लेकिन अभी क्या है? ये अधूरा है, क्योंकि किसी भी व्यंजन वर्ण को पूर्ण होने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है और जितने भी व्यंजन वर्ण होते हैं उनमें जो स्वर है अ, उसकी आवृत्ति होती है और किसी भी वर्ण का निर्माण अ से मिलकर होता है। जैसे इसमें जो म अधूरा था उसमें अगर अ वर्ण को जोड़ा जाता है तो एक वर्ण पूर्ण बन जाता है, जैसे कि म। लेकिन जो म है इसका कोई सार्थक अर्थ है क्या? अब नहीं। इसका सार्थक अर्थ देने के लिए क्या कर देंगे? म वर्ण का उपयोग करते हुए एक शब्द लिख दिया माता। जैसे मैं अगर किसी को माता बोलूंगी तो वो उसको पुकारूंगी तो मैं अपनी मम्मी की ओर इंडिकेट कर रही हूँ, तो इस तरीके से इसका क्या हो गया? एक सार्थक अर्थ हो गया। तो हिंदी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, हिंदी भाषा की अगर पूछा जाए हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो क्या आएगा? ध्वनि। ध्वनि या वर्ण। क्या आ जाएगा? ध्वनि या वर्ण। लेकिन अगर पूछा जाता है कि भाषा की सार्थक, सार्थक मतलब क्या? जिसका कोई अर्थ हो। तो भाषा की सार्थक इकाई क्या है? भाषा की सार्थक इकाई शब्द है। तो भाषा की सार्थक इकाई क्या है? शब्द है। जैसे कि एक म है, म क्या है? सबसे छोटी इकाई, मतलब कि वर्ण है, लेकिन जिसका कोई अर्थ हो, सार्थक इकाई पूछा जाए तो माता शब्द में क्या है? जिसका कोई अर्थ प्रकट हो रहा है। इस तरह भाषा की सबसे सार्थक इकाई क्या हो जाएगी? शब्द हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम स्वर, जो वर्णमाला है उसमें वर्णमाला स्वरों तथा व्यंजनों से मिलकर बनी होती है। हिंदी वर्णमाला में कितने कुल वर्ण होते हैं? 52। जो हिंदी वर्णमाला होती है उसमें वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52। और जिसमें अगर स्वर वर्ण की चर्चा करें, जो स्वर वर्ण होते हैं उनकी संख्या होती है 13। अब हम स्वर वर्णों की चर्चा करते हैं। जो हिंदी में स्वर वर्ण है कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अः। इस तरीके से हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई? लेखन के आधार पर 13 वर्ण हो गए। लेकिन अगर मूल रूप से हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या पूछी जाए, मूल वर्ण, तो जो हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण होते हैं मूल रूप से वह होते हैं 11। लेकिन जब हम किसी वर्णमाला, जब हम बचपन में चार्ट पढ़ते तो उसमें हिंदी वर्णों की संख्या कितनी बताई जाती थी? 13। और हम लिखते भी इसी तरीके से थे कि हिंदी वर्ण में कितने होते हैं स्वर? 13 होते हैं। लेकिन जब मूल रूप से शुद्ध हिंदी की बात की जाती है तो उसमें 11 क्यों हो गए? क्योंकि जो ये अंतिम के 2 वर्ण हैं
अम और अह, जिसे अम को कहा जाता है अनुस्वार और अह को क्या बोलते हैं विसर्ग। इनको स्वर में क्यों नहीं शामिल किया गया है? क्योंकि इनको कहा जाता है अयोगवाह। अयोगवाह क्यों? क्योंकि इनको ना तो स्वरों में स्थान दिया गया है ना ही व्यंजनों में। जब इनका स्थान न स्वरों में शामिल किया गया है न ही व्यंजनों में, इसके कारण इनको अयोग्य माना गया और इनका नाम हो गया अयोगवाह। इनको इसकी हिंदी में स्थान न मिलने के कारण जो अनुस्वार होता है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? उच्चारण के आधार पे तो यह स्वर व्यंजनों में उपयोग किया जाता है। जब हम वर्णमाला को लेखन करते हैं तो इनको लेखन के आधार पर अयोगवाह जो होते हैं, अयोगवाह स्वरों में शामिल होते हैं। लेकिन जब हम इनका उच्चारण करते हैं अयोगवाह का, तो ये किसमें शामिल हो जाते हैं? उच्चारण के आधार पर उच्चारण के आधार पर अयोगवाह व्यंजन में शामिल होते हैं। तो ये दोनों स्वरों या व्यंजनों में अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं। जब हम किसी अम और अह का उपयोग करते हैं तो लेखन के आधार पर एक हिंदी वर्णमाला के स्वरों में शामिल हो जाते हैं, लेकिन जब इनका उच्चारण किया जाता है तो किस में शामिल होते हैं? ये व्यंजनों में होते हैं। इसको एक उदाहरण से हम समझ पाएंगे अयोगवाह को। जो अम होता है, अम जिसे अनुस्वार कहते हैं, यह शिरोरेखा वाली रेखाओं में लिखा जाता है। जैसे कि मैंने लिखा छोटी ई, बड़ी ई की मात्रा, ए की मात्रा, बड़े ए की मात्रा, छोटो ओ की मात्रा, छोटे ओ की मात्रा और बड़े ओ की मात्रा। जब हम इन मात्राओं को लिखते हैं तो अनुस्वार का इसके साथ छोटी बिंदी के रूप में प्रयोग होता है। कौन सी? शिरोरेखा वाली से ऊपर वाली जो मात्राएं होती है उसके साथ किसका प्रयोग किया जाता है? अनुस्वार का है। लेकिन जब हम विसर्ग की बात करते हैं कि विसर्ग का उपयोग कहाँ होगा, तो विसर्ग का उपयोग होता है जब हम किसी व्यंजन वर्ण को लिखते हैं तो उसके अंत में जो संस्कृत का ह होता है उसके उच्चारण के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि मैं इसको जब पढ़ती हूँ, उसका उच्चारण करती हूँ तो क्या बोलूँगी? अतः। तो इसका किस रूप में उच्चारण हो रहा है? ह के रूप में हो रहा है। तो इसका उच्चारण किस रूप में हो रहा है? ह के रूप में हो रहा है। इस तरीके से इनका उच्चारण व्यंजन में भी किया जाता है और स्वर में भी किया जाता है, लेकिन इनका मुख्य स्थान किसमें है? ये किसी में नहीं, इसलिए कि क्या है? अयोगवाह है। आगे बढ़ते हैं। अब स्वरों का वर्गीकरण देखते हैं। हिंदी में जो स्वर होते हैं उनको अलग अलग आधारों पर वर्गीकरण किया गया। पहला वर्गीकरण है मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। पहला स्वरों का जो हमने वर्गीकरण किया है, पहला किसके आधार पर? मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर, जिसे मूल स्वर या लघु स्वर भी कहा जाता है। यह कितने होते हैं? यह 4 होते हैं। कौन कौन से? अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। क्योंकि इनको लघु स्वर क्यों कहा गया है? क्योंकि इनके उच्चारण में कम समय लगता है और इनके उच्चारण के लिए ऐसे किसी अन्य स्वरों के मेल की जरूरत नहीं होती है, ये अपने आप में पूर्ण होते हैं। तो ये क्या है? ह्रस्व स्वर। जिनके उच्चारण में हमें कम समय लगता है वो कौन से स्वर होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से वर्ण होंगे? अ, छोटी ई और छोटा ऊ और री। ये 4 वर्ण क्या है? ये लघु स्वर है। दूसरा है
संधि स्वर। संधि स्वरों को भी दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं? तो दीर्घ स्वर में होते हैं जिनके लघु स्वर से ज्यादा समय लेते हैं, वो कौन से स्वर होते हैं? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में कौन कौन से होते हैं? आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। इनका निर्माण सजातीय वर्णों के मिलान से होता है। सजातीय। सजातीय मीन्स क्या होता है? सजातीय वर्ण, जो वर्ण एक ही वर्णों के मेल से बने होते हैं। जैसे कि आ किन किन वर्णों से मिलकर बना होता है? दो अ मिलकर किससे निर्माण, दो अ के मिलने से किसका निर्माण होता है? आ का। दो छोटी ई मिलकर किसका निर्माण करती है? बड़ी ई का। और जो बड़ा ओ होता है वो छोटे दो ऊ से मिलकर क्या बनता है? बड़ा ओ। इस तरीके से सजातीय वर्णों के वर्ग से मिलकर बनते हैं। तीसरा है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर क्या होते हैं? संयुक्त स्वर वो होते हैं जो एक से अधिक अलग अलग वर्गों के स्वर से मिलकर बने होते हैं। और कैसे होते हैं ये? विजातीय स्वरों से। अभी जो हमने पढ़े सजातीय, क्योंकि आ और अ से मिलकर बना है आ, तो ये क्या है? एक ही जाति, एक ही जैसे दिखने वाले वर्णों से मिलकर बना है। लेकिन जो संयुक्त स्वर होते हैं वो एक से अधिक वर्ग के स्वरों से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि ए, आई, ओ, औ। इसमें जो ए है, ए मिलकर बना है अ, और छोटी ई मिलकर क्या बना है? ए बना है। बड़ा ए बनता है अ, और ऊ से मिलकर जो ओ बना है, छोटा ओ, वह बनता है अ, और ऊ से मिलकर क्या बनता है? छोटा ऊ। और बड़ा ओ बनता है अ, और छोटे ओ से मिलकर बनता है बड़ा ओ। इस तरीके से ये अलग अलग वर्ग के स्वरों से मिलकर बने होते हैं। इसलिए ये क्या है? संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर जो अलग अलग स्वरों के मेल से मिलकर बने होते हैं। और ये कैसे होते हैं? ये होते हैं विजातीय। विजातीय क्यों है? क्योंकि ये एक से अधिक अलग अलग वर्ग स्वर वर्णों से मिलकर बने हैं। एक जैसे दिखने में भी एक जैसे नहीं है। इस तरीके से मात्रा या उच्चारण काल में जो मात्रा के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, संधि स्वर और तीसरा प्रकार है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण में हमें संयुक्त दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है। वो कौन से स्वर होते हैं? प्लुत स्वर होते हैं। जैसे कि हम किसी रामायण पाठ में देखते हैं तो किसी पात्र को मंचन किया जाता है, तो पात्र जोर से किसी को लंबा पुकारने के लिए जिन स्वरों का उच्चारण करता है वो कौन से स्वर होते हैं? प्लुत स्वर होते हैं। उदाहरण के लिए ओम। जब ध्यान और योग करते हैं तो हम ओम का लंबे समय तक उच्चारण करते हैं, तो ये कौन से स्वर का उदाहरण है? प्लुत स्वर का उदाहरण है। इस तरीके से स्वर कितने प्रकार के होते हैं? उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, संधि स्वर और प्लुत स्वर। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा प्रकार है जीभ के प्रयोग के आधार पर। जब जीभ हम मुंह में जब जीभ का अलग अलग हिस्सा अलग अलग स्वरों का उच्चारण करता है, उस आधार पर जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो ये स्वर 3 प्रकार के होते हैं। जब जीभ का अगला हिस्सा टच कर किसी स्वर का उच्चारण होता है तो वह अग्र स्वर होते हैं। जब जीभ का मध्य हिस्सा लगकर किसी स्वरों का उच्चारण होता है वह मध्य स्वर होते हैं। और जीभ का जब पिछला वाला हिस्सा मुंह को स्पर्श करता है और जिस स्वर का उच्चारण होता है वो होते हैं पश्य स्वर होते हैं।
जो अग्रस्वर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? अग्रस्वर होते हैं ई, बड़ा ई, ए और आई। मध्य स्वर कौन सा है? अ। और पश्च स्वर आ, उ, बड़ा ऊ, ओ और औ। ये क्या है? पश्च स्वर है। अग्र स्वर जिसमें उच्चारण करते समय जीभ का अगला हिस्सा लगता है तो वह अग्र स्वर कहलाते हैं, जिससे बनता है ई, बड़ी ई, छोटा ए और बड़ा ए। मध्य स्वर, जब जीभ का मध्य हिस्सा किसी स्वर का उच्चारण करता है तो वह कौन सा स्वर होता है? मध्य स्वर होता है। मध्य स्वर में कौन सा है? अ। पश्च स्वर, जब जीभ का पिछला वाला हिस्सा लगकर किसी स्वर का उच्चारण करता है तो वो होता है पश्च स्वर। पश्च स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं? आ, उ, बड़ा ऊ, छोटा और बड़ा ऊ। इस तरह से जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। आगे बढ़ते हैं। मुख विवर्ग्य खुलने के आधार पर, मतलब जब हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं तो मुख, हमारा जो मुंह है वो कितना खुलता है? पहला होता है मुख विवर के आधार पर। विवर मतलब मुख के खुलने के आधार पर। पहला होता है विव्रत, दूसरा होता है अर्धविव्रत, तीसरा प्रकार है अर्धसंवृत और चौथा प्रकार है संवृत। विव्रत में क्या होता है? जब किसी स्वर का उच्चारण करते समय आपका पूरा मुख खुलता है तो वो कौन सा स्वर होता है? विव्रत होता है। विव्रत में कौन सा स्वर होता है? आ का उच्चारण होता है। अर्धविव्रत, जब किसी स्वर का उच्चारण करते समय आपका आधा मुख खुलता है तो वो कौन सा स्वर उच्चारित होता है? अर्धविव्रत। अर्धविव्रत में कौन कौन से स्वर आते हैं? अ, ए, बड़ा ए और बड़ा ओ। अर्धसंवृत मतलब जब किसी स्वर का उच्चारण किया जाता है तो आपका आधा मुख बंद हो जाता है, और जब मुख आधा बंद होता है जिन स्वरों का उच्चारण होता है वो अर्धस्वर संवृत स्वर कहलाते हैं। उसमें कौन कौन से होते हैं? छोटा ए और छोटा ओ। संवृत क्या होते हैं? जो बचे हुए वर्ण होते हैं वो किसमें शामिल होते हैं? संवृत में, जब आपका मुख पूरी तरीके से बंद होता है और इनका उच्चारण आप मुख को बंद कर भी कर सकते हो, जैसे कि ई, बड़ा ई, छोटा ओ और बड़ा ओ। इस तरीके से इन वर्णों का विभाजन किया जाता है मुख विवर के खुलने के आधार पर। मुख विवर मतलब जब आपका मुख कितना खुलता है और कितना बंद होता है, उस आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। पहले स्वर होते हैं विव्रत, जब आपका पूरा मुख खुलता है तो विव्रत स्वर कहलाते हैं। विव्रत स्वर कितने होते हैं? एक, जिस कौन? आ। अर्धविव्रत, जब आपका आधा मुख ही खुलता है तो वह कौन से स्वर होते हैं? अर्धविव्रत। अर्धविव्रत में कौन कौन से? अ, बड़ा ए और बड़ा ओ। अर्धसंवृत, जब आपका आधा मुख बंद हो जाता है तो अर्धसंवृत स्वरों की आवृत्ति होती है, जैसे कि ए और छोटा ओ। संवृत स्वर होते हैं जब आपका उच्चारण करते समय आपका पूरा मुख बंद सा हो जाता है, जैसे कि छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ओ और बड़ा ओ। इस तरीके से मुख विवर के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रकार देखते हैं होठों की आवृत्ति के आधार पर। होठों की स्थिति के आधार पर तीसरा प्रकार क्या है? होठों की स्थिति के आधार पर। होठों की स्थिति, जब आप जिन स्वरों का उच्चारण करते समय आपका जो होठ है वो पूरा गोल शेप ले लेता है तो वह कौन से स्वर होते हैं? व्रतमुखी होते हैं। और दूसरे होते हैं अव्रतमुखी।
होठों की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। व्रतमुखी, जब आप जिन स्वरों के उच्चारण करने पर आपका जो होठ है वो पूरा गोल शेप ले लेता है तो वो कौन से स्वर होते हैं? व्रतमुखी। व्रतमुखी में कौन कौन से? उ, ओ और औ। इस तरीके से 4 वर्णों से जब उच्चारण किया जाता है इन 4 वर्णों का, तो आपका जो होठ होता है वो बिल्कुल गोल सा शेप बना लेता है। अब व्रतमुखी क्या होता है? जिन स्वरों के जब इन चारों के अलावा जो भी वर्ण है जिनके उच्चारण करने पर आपका मुख जो गोल शेप नहीं धारण करता है, ओ मतलब व्रत मतलब गोल सा रूप धारण नहीं करता है, तो वो कौन से होते हैं? अव्रतमुखी। अव्रतमुखी में कौन कौन से? जो यहाँ पर ये सारे जो वर्ण हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है, जैसे कि आ, ई, ए, आई और री। इस तरीके से जो व्रतमुखी को याद कर लेते तो आपको अव्रतमुखी वर्ण याद करने की जरूरत नहीं है। व्रतमुखी में आपको 4 वर्ण याद करने की जरूरत है, उ, ओ, औ। इस तरीके से कितने प्रकार के होते हैं व्रतमुखी? 4 होते हैं, और जो बाकी बचे वो कौन से वर्ण कहलाते हैं? अव्रतमुखी। अब 5वां प्रकार देखते हैं हम स्वरों का, वो होता है हवा के मुख से निकलने के आधार पर। जिन स्वरों के उच्चारण करने पर मुख से हवा किस प्रकार निकलेगी उसके आधार पर उनका हम वर्गीकरण करते हैं। हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर। तो पहले स्वर होते हैं अनुनासिक और दूसरे होते हैं निरुनासिक। अनुनासिक वह स्वर होते हैं जिनके उच्चारण करने पर आपकी जो नाक होती है उससे भी हवा निकले। जब आपके नाक और मुंह दोनों से हवा निकलती है तो वह कौन से स्वर कहलाते हैं? अनुनासिक। जहां से नाक से भी हवा निकलती है और आपके मुंह से भी हवा निकलती है तो वो कौन से होते हैं? अनुनासिक। निरुनासिक वो होते हैं, नी मतलब क्या होता है? नकारात्मक, जिसमें नाक से हवा नहीं निकलती, केवल किससे हवा निकलती है? केवल मुख से हवा निकलती है। और अनुनासिक में नाक व मुंह, जो नाक व मुंह दोनों से हवा निकलकर जिन स्वरों का उच्चारण होता है वो कौन से होते हैं? अनुनासिक होते हैं। और निरुनासिक में से केवल मुख से हवा निकलती है, नाक से हवा नहीं निकलती, तो वो कौन से होते हैं? निरुनासिक। अनुनासिक होते हैं वो कौन से होते हैं? जो स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु या अम की बिंदु लगती है वो कौन से होते हैं? अनुनासिक। और निरुनासिक में अ, ई और आ, इस तरीके से सारे वर्ण कौन से होते हैं? निरुनासिक। क्योंकि अनुनासिक जो वर्ण होते हैं वो पंचमाक्षर होते हैं, और पंचमाक्षर किसमें होते हैं? व्यंजनों में शामिल होते हैं। इस तरीके से अनुनासिक कौन से होते हैं? जिन जो भी हम वर्ण लिखते हैं और उसके ऊपर अम की बिंदु या चंद्र बिंदु होती है वो कौन से होते हैं? अनुनासिक, जिनका उच्चारण करने पर नाक व मुंह दोनों से हवा निकलती है। जैसे कि हमने लिखा है चांद, तो जैसे हम चांद लिखते हैं तो इसका उच्चारण करने पर हमारे नाक और मुंह दोनों से हवा निकलती है। इस प्रकार से हमने वर्णों को, स्वर वर्णों का अलग अलग वर्गीकरण पढ़ा। पहला पढ़ा हमने मात्रा के आधार पर, दूसरा वर्गीकरण था हमारा, पहला हमने पढ़ा मात्रा के आधार पर, मात्रा मतलब कि उच्चारण करने में हमें कितना समय लगता है। दूसरा हमने पढ़ा था जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तीसरा पढ़ा था होठों की स्थिति के आधार पर। चौथा आएगा मुख विवर के खुलने के आधार पर। और 5वां कौन सा था? नाक या मुंह से हवा निकलने के आधार पर। तो इस तरीके से स्वरों का 5 आधारों पर वर्गीकरण किया गया। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। कल अगले वीडियो के साथ हम व्यंजन का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।